देश का पहला चैनल, देश का अपना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, 6.5% पर बरकरार रेपो रेट। रिजर्व बैंक ने कहा ऊंची महंगाई दर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। वामपंथी उग्रवाद पर दिल्ली में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल समस्याओं से जूझ रहे राज्य बैठक में शामिल। भाजपा ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्मी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने। भ्रष्टाचार करना आपकी नीति बन गया है। शरद पवार या अजित पवार, किसकी है एनसीपी? आज निर्वाचन आयोग में अहम सुनवाई। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुट रखेंगे अपना पक्ष। सिक्किम में अचानक बाढ़ के बाद राहत और बचाव के काम में तेजी। केंद्र ने सिक्किम को एसडीआरएफ से अपना हिस्सा जारी करने की दी मंजूरी। राज्य में हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का गठन। एशियन गेम्स में आज महिला रिकर्व टीम ने साधा कांस्य पदक पर निशाना। वहीं बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। आज हॉकी के फाइनल में जापान से भिड़ेगी टीम इंडिया। क्रिकेट विश्व कप में आज हैदराबाद में भिड़ेगी पाकिस्तान नीदरलैंड्स की टीम। अभ्यास मैचों में हार के बाद जीत की पटरी पर लौटने को बेताब हैं दोनों टीम। और अब सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and bank rate at 6.7%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। Headwinds from geopolitical tensions and geo-economic fragmentation, volatility in global financial markets, global economic slowdown, and uneven monsoon, however, pose risks to the outlook. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current financial year, that is 2023-24, is projected at 6.5%, with Q2 at 6.5%, Q3 at 6%,
and Q4 at 5.7%. The risks are evenly balanced. Real GDP growth for the first quarter of next financial year, that is 24-25, is projected at 6.6%. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल मुद्रास्फीति घटकर 4.6% हो गई है, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में ये 7.3% थी। 0.3%. This year in the first quarter, the headline inflation moderated to 4.6%. A significant easing of inflation pressures from its exceptionally high level in July and August is expected to materialize in September as the impact of fleeting food price shocks wane. Further, underlying inflation pressures are also moderating while the impact of past monetary policy actions is still unfolding. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिन की बैठक के बाद मासिक मौद्रिक नीति जारी की, जिसके तहत मुद्रास्फीति और अन्य वैश्विक कारकों के बीच केंद्रीय बैंक नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर ही कायम रखा है। आइए आज के न्यूज लेंस में आपको बताते हैं क्या है इस मौद्रिक नीति की बड़ी बातें। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने त्योहारों के पहले एक बार फिर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। लगातार चौथी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिन की बैठक के बाद द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की, जिसके तहत मुद्रास्फीति और अन्य वैश्विक कारकों के बीच केंद्रीय बैंक नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर ही कायम रखा गया है। आरबीआई गवर्नर ने सितंबर महीने में महंगाई में कमी आने की भी उम्मीद जताई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है, साथ ही जीडीपी के अनुमानों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि एमपीसी के सभी सदस्य दरों को स्थिर रखने के पक्ष में हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सितंबर महीने में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार महंगाई की ऊंची दर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी खर्चे से निवेश की रफ्तार में तेजी आई है। वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा गया है। तीसरी तिमाही के लिए भी विकास दर का अनुमान 6% पर ही अपरिवर्तित रखा गया है। इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पॉलिसी दरों के लंबे समय तक ऊंची दरों पर बने रहने का अनुमान है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतों में कमी आने से महंगाई के कम होने की संभावना बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए महंगाई दर का अनुमान 5.4% पर बरकरार रखा गया है। दूसरी तिमाही के लिए महंगाई के अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है। अपने संबोधन के दौरान आरबीआई गवर्नर ने बैंक और एनबीएफसी को अपना सर्विलांस सिस्टम मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे अपने अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल कर्ज देने में करें। आरबीआई गवर्नर ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए गोल्ड लोन की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की घोषणा की। शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई वैश्विक स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बुलेट रीपेमेंट योजना के तहत गोल्ड लोन की मौजूदा सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF योजना के तहत देश भर में 2.66 करोड़ से अधिक नए भुगतान टच पॉइंट्स सक्रिय हुए हैं। इस योजना को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के रिजर्व बैंक के प्रयासों में और तेजी लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और द्विमासिक मौद्रिक नीति में जो घोषणा की गई है उसे और ज़्यादा समझने के लिए हम चलते हैं अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा के पास, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो घोषणा की गई है उसे किस तरह से समझाना चाहेंगे, अगर हम दीर्घकालिक नीति की बात करते हैं और महंगाई के नियंत्रण की भी बात करते हैं और अगर हम अर्थव्यवस्था की रफ्तार की भी बात करते हैं। जी देखिए रमा, सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें, गौर करें तो रिजर्व बैंक जो पॉलिसी अपनी लेता है, पॉलिसी अनाउंस करता है, उसके दो मुख्य कारण रहते हैं, दो मुख्य उनकी एम रहती हैं। एक तो जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल में लाया जाए। हम हमेशा बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो एक टारगेट होता है वो 4% का होता है, प्लस या -2%। तो हम उसे पहले देखते थे 2 to 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन हो तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए वो एक टॉलरेंस बैंड में आता है। लेकिन आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने क्लियर कर दिया ये बात कि हमारा जो एम है वो मुद्रास्फीति को 4% है उसी पर मेंटेन करने के लिए होगा। और अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है फूड प्राइसेस की बात कर लीजिए, आप पल्सेस की बात कर लिए, भाजियों की बात कर लीजिए, ये सब सडन फूड शॉक्स आते हैं जिसकी वजह से जो एक मॉडरेट होता हुआ जो इन्फ्लेशन नंबर होता है वो भी बढ़ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन ईज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वही हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें हम तो वो अभी भी टॉलरेंस बैंड के बाहर है। दूसरा जो अहम लक्ष्य है भारतीय रिजर्व बैंक की इस पॉलिसी का वो है ग्रोथ को बढ़ावा देना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स किए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर की ओर से, काफ़ी सारे जो यहाँ पर एम्फेसिस है वो ग्रोथ के भी ऊपर है। यहाँ पर अगर हम बात करें आज की जो इस नीति की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड दरों पर ही था, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था और ये लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि अब फिलहाल फेस्टिव सीजन में हम आ चुके हैं। और जाते जाते जो प्रेस वार्ता होती है, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये भी कहा वहाँ पर कि ये सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए पॉलिसी डिसीजन नहीं ली जाती है, बल्कि ये भारत के सभी जो जनता है, 1.4 बिलियन जनता है जो भारत के, उन सभी के लिए ये डिसीजन ली जा रही है। क्योंकि अभी जो ये डिसीजन लिया गया है इससे इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा रहा है। इन्फ्लेशन एक बार जब कम हो जाता है तब लोगों के हाथ में जो पैसा होता है वो स्पेंडिंग डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो उनके पास में ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि आपको हम देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं या जो जिस तरीके के प्राइसेस बढ़े हुए हैं वो जब पैसे कम हो जाते हैं, दर कम हो जाते हैं, हमारे पास में ज़्यादा पैसे बचते हैं खर्च करने के लिए। और ऐसे में जब हम यहाँ पर सेलिब्रेशंस में है, काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक एम के साथ में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस स्टेटस क्वो को मेंटेन किया हुआ है। साथ ही ऐसे कई सारे मेजर्स भी लिए जा रहे हैं जिससे इन्फ्लेशन की दरें कंट्रोल में आ सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो NBFCs हैं, बैंकिंग सिस्टम है, उन्होंने ये बार बार एम्फेसिस किया कि ये सारा सिस्टम रोबस्ट है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो खुद उनके पास होता है। यानी कि बैंक्स, NBFCs और जो दूसरे फाइनेंशियल जो सर्विसेज देने वाले सेक्टर्स हैं वो खुद अपने आप के जो सिस्टम है उसे रोबस्ट बनाएं, उसे चेक करें, सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आने वाले समय में उनके लिए या कंज्यूमर्स के लिए कोई बड़ा शॉक या कोई एक दिक्कत की बात ना हो। तो ये भी एक बात है। इसके अलावा ये बहुत एम्फेसिस किया गवर्नर ने कि भारतीय डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर आप देखें तो वो अच्छी चल रही है, मॉडरेशन में है और रिवाइव भी कर रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, दिक्कत है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस है, या क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या जो दूसरे अन्य सेंट्रल बैंक्स हैं दूसरे देशों के, वो अपनी जो रेट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनकी भी इन्फ्लेशन एक सरदर्द बना हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो असर करता हुआ नज़र आ रहा है भारतीय इकोनॉमिक्स के ऊपर में। वो नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ पे हम अपने खुद के फैक्टर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो असर दिखा भी रहा है इकोनॉमी पे, वहीं कुछ ना कुछ असर हमें एक्सटर्नली भी आते हुए दिख रहा है। तो मोटा मोटी ये सारा जो आज का जो अनाउंसमेंट्स थे वो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही था। और साथ ही जब हम फेस्टिव सीजन के बीच में हैं तो ये उम्मीद ज़रूर की जा
रही है कि इन्फ्लेशन जो है वो जल्द से जल्द नीचे आए, थोड़ी बहुत नीचे आए और लोगों के हाथ में पैसा आ जाए, स्पेंडिंग उनकी बढ़े, ताकि उनकी जो त्यौहार का जो माहौल है वो एक खुशनुमा माहौल हो। रमा, बिल्कुल, जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें काफ़ी व्यवहारिक लग भी रहा है। शामा, आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात ताज़ा खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक जारी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव NSA अजीत डोभाल, राज्यों के गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, अर्धसैनिक बलों के DG, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव सहित MHA के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। 4 राज्यों के CM भी बैठक में मौजूद हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के करीबियों को समन जारी किया है, जिसमें सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से पूछताछ की जा रही है। संजय सिंह इस समय ईडी की 5 दिनों के रिमांड पर हैं। ईडी के वकील ने अदालत में कहा है कि संजय सिंह के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी ने मामले में 239 स्थानों पर छापा मारा है। आरोप है कि संजय सिंह के घर 2 बार में 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, और क्या ताज़ा जानकारी इस मामले में मिल पा रही है? बड़े आरोप हैं और ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल रमा, इस समय अगर आप देखें तो ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार संजय सिंह से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह पर जिस तरीके के आरोप प्रवर्तन निदेशालय ने लगाए हैं कि खासतौर से करोड़ों रुपए की डील संजय सिंह की मौजूदगी में, दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह है उसने कई सारी जानकारियां ईडी को दी हैं और ये बताया है कि किस तरीके से संजय सिंह ने मुलाकात करवाई थी मनीष सिसोदिया के साथ। मनीष सिसोदिया की मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद जो साउथ लॉबी है वो पूरी एक्टिव होती है इसमें। खासतौर से जो शराब कारोबारी हैं समीर महेंद्रू और दूसरे हम शराब कारोबारी की बात करें इसमें, क्योंकि कई सारे शराब कारोबारी भी गिरफ्तार ईडी कर चुकी है। 14 की गिरफ्तारी अभी तक प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा चुकी है शराब घोटाले के मामले में और 6 जो लोग हैं उनको सीबीआई पकड़ चुकी है। संजय सिंह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि संजय सिंह के पास ये जानकारी ईडी को मिली थी कि संजय सिंह से मिडिलमैन है वो मिल रहे हैं और ये मिडिलमैन साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी सरकार के साथ डील करा रहे हैं। जैसा कि ईडी की चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र आया है कि 2 करोड़ के जो लेन देन है वो संजय सिंह की मौजूदगी में हुआ। इसके अलावा 32 लाख रुपए जो दिनेश अरोड़ा है सरकारी जो गवाह है उसने इस बात का बयान दिया है कि 32 लाख रुपए का जो रकम है वो संजय सिंह के मार्फत जो मनीष सिसोदिया है उन तक दिनेश अरोड़ा ने पहुंचाई थी, क्योंकि ये जो पैसा है वो दिल्ली के व्यापारियों से कलेक्ट किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से संजय सिंह की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि लंबी जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया और अभी भी संजय सिंह से पूछताछ चल रही है। ईडी का ये मानना है कि जो आरोपी हैं और इसके अलावा इसमें और भी कई सारे आरोपी इस मामले में हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इसके अलावा जिन पर अभी भी ईडी का शिकंजा है, उनसे संजय सिंह की आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, तभी कई सारे राज हैं वो रमा निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बड़ी जो है छापेमारी की कार्रवाई भी हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया और अब जिस तरह से पूछताछ हो रही है उसमें क्या कुछ पता लग रहा है? देखिए, जो छापेमारी की कार्रवाई हुई उसमें कई सारे डिजिटल जो साक्ष्य हैं वो ईडी ने बरामद किए हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट ईडी ने बरामद किए हैं और इसके साथ साथ ही ईडी ने उस मनी ट्रेल को भी पकड़ा है जिसके थ्रू जो 100 करोड़ की रकम साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी सरकार के लोगों तक पहुंचाई। उनमें सरकार के खाते में भी पैसे गए और व्यक्तिगत नेता उनके पास भी वो रकम पहुंची और उस रकम का जो प्रयोग है वो गोवा के इलेक्शन में किया गया, उसका प्रयोग पंजाब के इलेक्शन में किया। तो ये जो तमाम जानकारी है उसकी ईडी के पास पुख्ता सबूत है। इसके साथ साथ ही आपको पता भी होगा कि किस तरह से हवाला के थ्रू इस पैसे को गोवा पहुंचाया गया। इसमें एक मीडिया जो संस्थान है उससे जुड़े भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था ईडी ने
क्योंकि उसी ने बताया था कि ये रकम उसने पहुंचाई थी गोवा तक। तो तमाम साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है। अब उन साक्ष्यों को पुख्ता करेगी ईडी। संजय सिंह और दूसरे आरोपी हैं उनको आमने सामने बैठा कर। नीरज, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी सच्चाई आज जनता के सामने अन्ना आंदोलन से राजनीति में प्रयोग और कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टी के सच के रूप में आज जनता के सामने आ गया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के लोकतंत्र के लिए राजनीति में प्रयोग घातक साबित हो सकता है। किसी भी प्रकार का प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए घातक हो सकता है। यह मेरे विचार से आम आदमी पार्टी के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के इस चरित्र के बाद यह भी एक विचार के लिए तथ्य देश की जनता के सामने है। एक के बाद एक जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निर्लज्जता और धृष्टता पूरी तरीके से जनता के सामने आ गई है। इसलिए हमारा यह मानना है कि अब यह देश की जनता के लिए भी एक विचार का विषय है। उन्होंने कहा कि आपके एक के बाद एक मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सच जनता के सामने आ रहा है। आप और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मेरी माटी मेरा देश अभियान से संबंधित कार्यक्रम में शिरकत करने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से देश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे वे आज भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा। राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी उनके साथी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट साथियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं। यही बदलाव है। सत्ता में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले कहते थे कि इस कुर्सी में कोई खोटे जो बैठता है उसको भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो सिद्ध किया है, बैठे हैं और भ्रष्टाचार 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 ही किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर हमला बोलते हुए केजरीवाल सरकार पर कई सवाल खड़े किए। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है, और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेके मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, एक साल से ज्यादा समय से जेल में है। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे। जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा।
फिर एक बार कमल का फूल खिलेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी बनेगी और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य जो कांग्रेस ने बनाया था उस बीमारू राज्य से निकालकर आज देश के उभरते हुए अग्रणी राज्यों में खड़ा करने के लिए जो भाजपा ने काम किया है, भाजपा फिर सत्ता में आने के बाद उसको जारी रखेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार घिरती नजर आ रही है? भाजपा तो हमलावर है ही। देखिए, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक शुचिता की बात करती थी, जब आरोप लगते हैं तब उस पर कोई जवाब नहीं देती। और हम देख रहे हैं कि तकरीबन बीजेपी के जो प्रमुख नेता है, दिल्ली भाजपा के हो या फिर आज हमने देखा सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक तरह से जो आम आदमी पार्टी है उसके सत्येंद्र जैन पहले, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह रिमांड पर हैं। ये दिखाता है कि ये पार्टी किस तरह का आचरण करती है और जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति की बात करती रही हो, वो उसके एक एक करके नेता भ्रष्टाचार में शामिल आरोप उन पे नजर आता है, जेल जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी आखिर जिन बातों को लेकर सत्ता में आई थी ठीक उससे उलट काम करती हुई नजर आती है। तो पहली बात तो यह है कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, जब आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब हम जानते हैं कि ईडी ने जब छापामारी की संजय सिंह पर और उनके आवास पर और उसके बाद रिमांड पर जब लिया गया, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये खबर आई कि दिनेश अरोड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके आवास पर संजय सिंह मौजूद थे और उस वक्त वो बातचीत हुई। तब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री के आवास का इस्तेमाल वसूली के लिए किया गया और ये बहुत गंभीर आरोप है। अब एक एक करके जब देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता शराब घोटाले की जांच में, उसमें आंच में एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, बीजेपी ये भी कह रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल इसके सूत्रधार हैं और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। आखिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चुप क्यों रहते हैं जब इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं और अनर्गल बयानबाजी करके, अनर्गल आरोप लगा के बच नहीं सकते। चूंकि वो लगातार पहले कहते रहते थे कि किसी पर अगर आरोप लगे तो उसे सफाई देनी चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और जबकि अब सत्ता में आने के बाद ठीक उलट वो काम कर रहे हैं। तो हम इस पूरे मामले पे देख रहे हैं, शराब घोटाले का मामला जब से सामने आया है तब से ही आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। बिल्कुल, लगातार सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। अपने आप में बेहद ये मामला महत्वपूर्ण बन गया। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी होगी? किसका होगा पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर अधिकार? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब शायद मिल जाएं। दरअसल आज का दिन बेहद अहम हो सकता है क्योंकि दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें चाचा शरद पवार और उनके बाकी हो चुके भतीजे अजित पवार दोनों अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद होंगे। इन सबके बीच सुनवाई से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपने बयान में दावा किया है कि पार्टी का संस्थापक कौन है ये हर कोई जानता है। शरद पवार ने यह भी कहा है कि जनता क्या सोचती है ये भी काफी अहम है। दरअसल जब अजित पवार ने एनसीपी से बगावत की थी तब से पार्टी में फूट के बाद एनसीपी पर अधिकार पर चाचा भतीजे आमने सामने हैं। अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग में हलफनामा दायर किया था, वहीं शरद पवार खेमे ने भी चुनाव आयोग में कैफियत दायर कर अनुरोध किया था कि पार्टी की लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी में 2 जुलाई को विभाजन हुआ था, जब अजित और 8 विधायक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल हो गए। इसके तकनीकी तथ्य को समझें तो जब भी पार्टियां टूटती हैं उनके चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चुनाव आयोग एक आदेश 1968 के पैरा 15 का उपयोग करते हुए मामले पर निर्णय देता है। चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल में इसके अधिकार से जुड़े विवाद पर चुनाव चिन्ह को जब्त करने की शक्ति है। आयोग को 1968 के आदेश के तहत राजनीतिक दलों को पहचान देने और चिन्ह आवंटित करने का भी अधिकार है। नई दिल्ली में आज चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों से संबंधित सभी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग के साथ होने वाली इस बैठक में सुरक्षा, आर्थिक गतिविधि और मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधि से जुड़े
पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आयोग की ये आंतरिक बैठक बेहद महत्वपूर्ण होती है और चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले इसे बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई है। सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने कहा कि लाचेन और लाचुंग में लगभग 3000 लोग फंसे हुए हैं। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सभी लोगों को निकाला जाएगा। जो हमारे चेक पोस्ट के डाटा से जो हमें अवेलेबल है, लगभग 3000 टूरिस्ट वहाँ लाचेन और लाचुंग में स्ट्रैंडेड हैं और इसके अलावा लगभग 700-800 ड्राइवर्स भी होंगे जिनकी गाड़ियाँ गई हुई हैं। लगभग उसमें 3000 में 150 लोग शायद मोटरसाइकिल से गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के थ्रू हम इवैक्यूएट करेंगे। जो लाचेन लाचुंग में लोग हैं, आर्मी ने अपनी कम्युनिकेशन लिंक जो उपलब्ध हैं अभी वॉइस ओवर इंटरनेट, उसके थ्रू उन लोगों के परिवार से उनकी बातचीत करा दी है, जिससे उनके परिवार को उनकी कुशलता के बारे में जानकारी मिल चुकी है। वहीं सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिंगताम में राहत शिविर केंद्रों का दौरा किया। राज्यपाल ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। सिक्किम के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में 10 लाख रुपए की राशि भी दान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सिक्किम के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार ने सिक्किम सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के प्रभावित लोगों को राहत उपाय प्रदान करने के मदद हेतु वर्ष 2023-24 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से की 44.80 करोड़ रुपए की राशि की दोनों किस्तें जारी करने की मंजूरी दी। इसके अलावा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण राज्य को हुई हानि का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक IMCT का गठन किया है जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इसके आकलन के आधार पर राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की जाएगी। 4 अक्टूबर की सुबह बादल फटने, फ्लैश फ्लड की घटनाओं के कारण तीस्ता नदी के प्रवाह में अचानक हुई वृद्धि के कारण अनेक पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कुछ हिस्से चुंगथांग बांध बह गए और सिक्किम की नदी घाटी के ऊपरी इलाकों के कई छोटे शहर और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुए। केंद्र सरकार उच्चतम स्तर पर 24 घंटे सिक्किम की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। प्रदान की गई सहायता में NDRF की पर्याप्त टीमों की तैनाती, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और सेना के जवानों सहित आवश्यक खोज और बचाव उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा बिजली, दूरसंचार और सड़क राजमार्ग तथा परिवहन मंत्रालयों की तकनीकी टीमें राज्य में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और दूरसंचार नेटवर्क की समय पर बहाली के कार्य में सहायता प्रदान कर रहे हैं। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण सरकार ने पर्यटकों से राज्य में यात्रा न करने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक पर्यटक अपनी यात्रा कार्यक्रम को स्थगित कर दें। राज्य प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित मंगन जिले में फंसे लोगों से भी अनुरोध किया कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि संबंधित अधिकारी आज से निकासी प्रक्रिया शुरू करेंगे। असम में मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। असम में पिछले 48 घंटों से भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी गुवाहाटी में लगातार बारिश के कारण गुवाहाटी के अधिकांश इलाकों जैसे पंजबारी, रुक्मणी गांव, हतिगांव, काहिलीपारा, जू रोड,
अनिल नगर, नबीन नगर, राजगढ़ रोड समेत कुछ हिस्सों में जल भराव हो गया है। दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी परिसर में भी बारिश से पानी भर गया है। शहर में पिछले 24 घंटों में 30 से 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं अधिकांश सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोगों को आवाजाही में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के गोरेगांव में स्थित 7 मंजिली इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 51 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के गोरेगांव में लगी आग पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि लोगों की मृत्यु जलने से नहीं, दम घुटने से हुई है, क्योंकि वहां घना धुआं फैला हुआ था। घायलों का इलाज किया जा रहा है। जिसकी डेथ हुई है, सारी की सारी डेथ्स हुई हैं सफोकेशन से, जो वहाँ पे एक प्रचंड धुआं निर्माण हो गया आग लगने से। और इस घटना में यहाँ पे 28 लोगों को इस हॉस्पिटल में लाया गया है। बाकी सभी का जो इलाज है, क्योंकि हमारा बीएमसी का हॉस्पिटल है, साजे का एक सारा इलाज फ्री में होएगा। अगर कुछ बाहर से दवाई लानी पड़ेगी वो भी हम उसका खर्चा सहन करेंगे। जो 7 मृतक हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है, उनके इमीडिएटली हम जो वारस हैं उनको लोकेट करके सर्टिफाई करके उनको 4 लाख का इमीडिएटली सहायता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के गोरेगांव में आग लगने की घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। पीएमओ के एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया है कि मुंबई के गोरेगांव में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव अग्निकांड में प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि सभी घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर किए जाने की बात भी कही गई है। एमपी और राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम की तरफ से की जा रही घोषणाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त चीजों के वादों पर पहले से एक याचिका लंबित है। कोर्ट आगे उसी याचिका के साथ इस पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता का कहना था, चुनावी लाभ की योजनाओं से लोगों पर बोझ पड़ता है। दिल्ली में 7 शिक्षकों को उपराज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल में फर्जी दस्तावेज की मदद से नियुक्ति पाने वाले 7 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। साथ ही उनकी नियुक्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सतर्कता निदेशालय की जांच में शिक्षा निदेशालय और दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन के अधिकारियों की मिलीभगत से शिक्षकों की नियुक्ति की बात सामने आई। साल 2022 में 51 उम्मीदवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। उपराज्यपाल ने विभाग को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करने का आदेश दिया है। साथ ही भर्ती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में देश में ड्रोन के जरिए मेडिकल डिलीवरी की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए आईसीएमआर देश के अलग अलग हिस्सों में पायलट परीक्षण के रूप में एक स्टडी कर रहा है। आईसीएमआर ने एक ड्रोन लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप के साथ करार कर ड्रोन के जरिए विभिन्न मेडिकल उत्पादों की आपूर्ति से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करती है। आईसीएमआर की परियोजना के तहत 3 स्थानों तारी, भुवनगिरी जिला तेलंगाना, मणिपाल कर्नाटक और लाहौल हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को मदद देने के लिए ड्रोन के जरिए 6 महीने तक नियमित डिलीवरी करनी है। इस डिलीवरी के तहत वितरण केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित कई लोकेशन जोड़े जाएंगे और महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति के साथ ही टीबी और जांच के नमूने भेजने की सुविधा भी होगी। कोविड महामारी के दौरान ड्रोन के जरिए पहले प्रायोगिक परीक्षण किया गया था। आईसीएमआर ने पहले भी ये परखने की कोशिश की थी कि ड्रोन के जरिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तराखंड में कोविड-19 के टीके और दवाएं भेजी जा सकती हैं या नहीं, और इसके लिए आई ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो काफी सफल रहा था। सरकार ड्रोन तकनीक की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए न केवल नए दरवाजे खोल रही है बल्कि देश के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच की बाधाओं को भी दूर कर रही है।
कठिन इलाकों, सुदूर पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के जरिए दवाओं, ब्लड और जांच के नमूनों को भेजने का ये प्रयास आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे तंजानिया के दौरे पर हैं। जनरल मनोज पांडे ने तंजानिया के कमांडेंट स्टाफ कॉलेज डुरुटी का दौरा किया। यहां उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल कमांडेंट एस.जे. मनकंडे से मुलाकात की। इस दौरान थल सेना प्रमुख तंजानिया में मौजूद भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल से भी मिले। अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए सुरंग बनाने का सपना गुरुवार को पूरा हो गया, जिससे आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन चलाने का रास्ता भी साफ हो गया है। नई तकनीक के सहारे पहाड़ों को तोड़कर 350 मीटर लंबी सुरंग भारतीय रेल ने 10 महीने में तैयार कर दिखाया है। अंतिम तौर पर गुरुवार को इस सुरंग को बारूद के जरिए गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ खोला गया। हमारे संवाददाता राजेश राज ने गुजरात के वलसाड में इस महत्वाकांक्षी रेलखंड और सुरंग का जायजा लिया। दशरथ मांझी ने पहाड़ों का सीना चीरकर एक ऐसी सड़क का निर्माण किया था जो मुसाफिरों के लिए कहीं ना कहीं उस इलाके के लिए एक ऐसी सौगात कही जा सकती है जिसके लिए दशरथ मांझी को आज माउंटेन मैन कहा जाता है। पहाड़ों का सीना चीरकर, पत्थरों को काटकर बरसों तक साधना करने के बाद पहले सुरंग या सड़क बनाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कठिन रहा करती थी, लेकिन आज अत्याधुनिक ज़माने में हम कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव का प्रयोग करने लगे हैं। जिस सुरंग में अभी खड़ा हूँ या अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड जो लाइन बिछाई जा रही है, उसके लिए 350 मीटर लंबी ये सुरंग जो है उसका निर्माण किया गया है। आगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो वो आप देख सकते हैं कि दूर तलक जो दीवार इधर से उधर दिखाई पड़ रही है वह महाराष्ट्र का इलाका है और जहां से हम खड़े हैं ये गुजरात का इलाका है। यानी गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों को जोड़ने वाला ये महत्वाकांक्षी सुरंग न सिर्फ एक रास्ता है बल्कि एक सपनों का सुरंग है जो हिंदुस्तान के लिए बुलेट ट्रेन की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को जमा करने की कोशिश करेगा और पीएम मोदी के सपनों को साकार भी करेगा। आइए आपको हम अंतिम हिस्से तक ले चलते हैं जहां पर इस सुरंग की जो अंतिम दीवार है उसको खोला गया है। आइए चलते हैं अपने कैमरामैन के साथ। हम गुजरात से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जो सुरंग तैयार की गई है बुलेट ट्रेन के लिए उसके आखिरी छोर पर हैं। अपने कैमरामैन मनमोहन से कहेंगे कि आपको वो दिखाएं कि आप देखिए कि अंतिम दीवार है जिसको अभी एक्सप्लोसिव के जरिए इस दीवार को हटाया गया है और 350 मीटर लंबी जो सुरंग है वो बनकर तैयार हो चली है। इसके लिए 10 महीने मशक्कत करने पड़े हैं जिसमें भारतीय रेल के तमाम इंजीनियर्स और तमाम जो कर्मचारी हैं उन्होंने दिन रात एक कर मेहनत कर अपना पसीना बहाया है और जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना रहा है कि बुलेट ट्रेन जो है दुनिया भर के मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी चले ताकि भारत दुनिया भर के मुल्क में जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें स्वयं को compete कर सके। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ जरौली गांव, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से डीडी न्यूज के लिए राजेश राज। इस अनूठी सुरंग के संबंध में मुख्य परियोजना प्रबंधक सत्यप्रकाश मित्तल ने बताया कि बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यह सुरंग 350 मीटर लंबी होगी जिसे जापान की तकनीक से तैयार किया जाएगा। सुरंग और सेमी हाई स्पीड ट्रेन की ट्रैक के संबंध में सत्यप्रकाश मित्तल से हमारे संवाददाता राजेश राज ने गुजरात के वलसाड में खास बातचीत की। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सपना अब साकार होने वाला है। आप हमारे पीछे जो ये टनल देख रहे हैं ये पहाड़ों को तोड़कर 350 मीटर लंबा सुरंग जो है भारतीय रेल ने बनाया है जो आप स्पष्ट तौर पर देख सकेंगे। और हमारे साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिनकी देखरेख में ये पूरा संपन्न हुआ है। वलसाड का ये कौन सा गांव है, कौन सा इलाका है और कैसे ये जो योजना है ये कैसे फलीभूत हुआ, कैसे सफल हुआ, ये हमारे दर्शक। ये जहां आप खड़े हैं ये टनल ऑलमोस्ट गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आती है। ये टनल के आप दूसरे पार्ट में आप जाएंगे तो आप महाराष्ट्र स्टेट में आप एंटर कर जाएंगे। ये टनल का जो डिज़ाइनिंग है वो जापानीज़ फर्म के द्वारा दिया गया और इसके अंदर
टनल के अंदर जो है कि हमारा जो ब्लास्ट करने का जो हमने टेक्नोलॉजी यूज में की, वो वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडिया में अवेलेबल है वो हमने किया गया। और सारा मटेरियल मेक इन इंडिया है। जो भी मटेरियल इसमें यूज में आया सब इंडिया का ही मैन्युफैक्चर किया हुआ था। जो ब्लास्ट का है वो आपका इमल्सन बेस जेल टाइप एक्सप्लोसिव है जो इसमें यूज में लिया गया। जो आप देख रहे हैं कि माउंटेन है, रॉक भी हाईएस्ट क्वालिटी का है जिसको हम बसाल्ट रॉक कहते हैं। इसको तोड़ना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो जब से काम यहाँ शुरू हुआ तब से ही हमने एक्सप्लोसिव का यूज में लिया गया। तो शुरू में चूँकि इनिशियल स्टेज में हमने जो डेप्थ, जो रॉक का जो डेप्थ लिया वो करीब 1.5 मीटर डेप्थ में हम एक्सप्लोसिव लगाते थे और उसको एक्सप्लोड करते थे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ता गया टनल के अंदर हम बढ़ते गए तो उसका भी हम एक्सप्लोसिव का डेप्थ भी बढ़ाते गए। 350 मीटर ये सुरंग आपने बनाया, इसमें वक्त कितना लगा? अगर आप कहेंगे तो टोटल 350 मीटर में हमने 120 टोटल ब्लास्ट किए, 2 मीटर 2.5 मीटर के। और ये हमारा काम नवंबर में शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 11 मंथ से कम समय में हमने पूरा टनल का बैक थ्रू का काम कर दिया। आप थे चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने इस सुरंग के निर्माण में, आप देख रहे हैं कि अभी जो है ब्लास्ट करके एक्सप्लोसिव के जरिए इस सुरंग को खोला गया है, जो आपको दूर तक दिखाई पड़ रही होगी। इसको खोला गया है और उसका काम चीफ मैनेजर साहब ने पूरा करवाने की कोशिश की है। और ये उम्मीद की जा रही है कि 2026 में एक रेलखंड पर जो बुलेट ट्रेन के लिए डेडिकेटेड लाइन तैयार की जा रही है, उस पर एक खंड पर 2026 में ट्रायल रन जो है वो शुरू कर लिया जाएगा। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ गुजरात के चिरौली गांव से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। भारत के सर्विस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। पिछले 13 वर्षों में भारत का सेवा क्षेत्र में मांग सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भारत की S&P ग्लोबल की सर्विसेज PMI सितंबर में 61 पर रही, जो अगस्त में 60.1 थी। ये लगातार 26वें महीने 50 अंक से ऊपर थी। PMI का 50 के ऊपर रहना दिखाता है कि मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा नकारात्मक माना जाता है। तो सर्विस सेक्टर सबसे मजबूत स्थिति में है। और सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों की संख्या में तेज उछाल दर्ज किया गया है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की शुरुआती छमाही के दौरान दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि की तुलना में 20% बढ़ गई। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डीजल से चलने वाले वाहनों में लोगों की रुचि कम हो रही है, जिसके चलते डीजल वाहनों की बिक्री में पिछले वित्तीय वर्ष के समान महीने की तुलना में इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच 24% से अधिक की कमी देखी गई है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक राजधानी दिल्ली में 3,06,135 नए वाहन, कार, बाइक और स्कूल और कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 2,94,305 वाहन रजिस्टर्ड किए गए थे। वाहनों की जिस कैटेगरी ने उपभोक्ताओं का सर्वाधिक ध्यान खींचा है वो इलेक्ट्रिक वाहन है। इस साल 30 सितंबर तक दिल्ली वासियों ने 32,400 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 26,936 था। इस बार 1 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि के दौरान रजिस्टर्ड डीजल वाहनों की संख्या पिछले साल के 8,393 से घटकर 6,344 हो गई है। वाहन विशेषज्ञों का मानना है कि आजकल लोग इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि डीजल से चलने वाली कारें न केवल महंगी हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी कम अनुकूल है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक कारें और बाइक अब ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। और मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मीडिया प्राइम में और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। एशियाई खेलों से जुड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करते हैं और तीरंदाजी में आज भारत की महिला रिकर्व टीम ने कांस्य पदक जीता। तीरंदाज अंकिता भकत, सिमरनजीत और भजन कौर की तिकड़ी ने महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में कांस्य पदक पर निशाना साधा। महिला टीम ने कांस्य पदक के मैच में वियतनाम की टीम को हराकर कांस्य अपने नाम किया। एशियाई खेलों में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग में एचएस प्रणॉय को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बैडमिंटन के सेमीफाइनल मैच में प्रणॉय को चीन के ली शिफेंग के हाथों 16-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। एशियन गेम्स में बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारत को ये पदक 41 साल बाद मिला है। इससे पहले सैयद मोदी ने 1982 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ आज खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। बांग्लादेश द्वारा दिए गए 97 रन के लक्ष्य को भारत ने 9.2 ओवर में हासिल कर लिया। भारत के लिए तिलक वर्मा ने 55 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन की पारी खेली। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 96 रन बनाए। भारत के लिए साई किशोर ने 3 जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए नेपाल को 61-17 के बड़े अंतर से मात दी और फाइनल में जगह पक्की करने में सफल रही। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंच गई है। टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले तिलक वर्मा मानते हैं कि एक तरफ भारत एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतेगा, वहीं क्रिकेट विश्व कप में भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करेगी। विश्व कप जीतने को लेकर क्या होनी चाहिए भारत की रणनीति और किन बातों का टीम इंडिया को रखना होगा ध्यान, इन सब पर उनसे खास बात की हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की है। तिलक, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाई कि इतनी शानदार बल्लेबाजी की आपने। 26 गेंदों पर 55 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के शामिल रहे। कैसे देखते हैं अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि सेमीफाइनल बड़ा इवेंट है और विकेट आसान नहीं था। जैसा लो स्कोर्स होते हैं, जैसे 97 टारगेट 100 के नीचे जो भी होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं और विकेट एकदम मतलब टर्नर, रैंक टर्नर था, डैम था, इतना इजी नहीं हम लोगों को पता था। तो मैंने बस राइट इंटेंट लगाया और उस समय मैं सोच रहा था कि बॉडी अच्छा लाइन पे ले जाओ और मेरे शॉट्स को बैक करो, तो उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तिलक, अब क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है और भारत जो है वो अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में सीरीज में तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेंस रखा, लेकिन अब ये वर्ल्ड कप है, तो क्या कहेंगे? यस सर, ऑफ कोर्स अपन होम सॉइल पे खेल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इस बार अपन 100% जीतेंगे, इंडिया जीतेगा। और इधर भी हमें गोल्ड का मैच है कल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इधर गोल्ड जीते, वहाँ पे भी वर्ल्ड कप जीते, तो एक हिस्ट्री बनेगा। भारत की टीम को वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा? जैसे हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर भी हालांकि बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट अभी कर रहे हैं हम, तो क्या कुछ कहेंगे? आपकी नज़र से क्या कुछ लगता है कि कहाँ पे एक ज़रूरत रहेगी कि एक किलिंग इंस्टिंक्ट रखने की? जैसे सर मिडिल ऑर्डर का वैसे कुछ नहीं सर, क्योंकि अपन इतना दिन से तो बहुत ही टूर्नामेंट सीरीज देख चुके हैं। श्रेयस भाई कितना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट ऑस्ट्रेलिया का सीरीज देखे तो श्रेयस भाई का जो 100 कमबैक किया है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और उससे पहले आप जैसे देखे तो अगर ईशान किशन का भी आप देखे तो पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा क्रूशियल इनिंग्स खेले सेमी विकेट पे। तो मुझे लगता है कि एकदम टीम अच्छा बैलेंस्ड है अभी और अच्छा राइट पॉजिटिव माइंडसेट से सब चीज़ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार अपन जीतते हैं। पाकिस्तान की आपने बात की, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी मुकाबला जो है वो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में बड़ा मुकाबला रहेगा, तो
उस मुकाबले से पहले किस तरह का एक, क्योंकि आप एज एन क्रिकेटर किस तरह का एक खिलाड़ियों के बीच एक मोटिव रहता है, किस तरह का एक क्या आपस में बात होती है ड्रेसिंग रूम में, किस तरह का एक माहौल रहता है? सर मुझे लगता है कि वैसा हम लोगों का पाकिस्तान से खेल रहे हैं कोई और टीम से खेल रहे हैं, वैसे हमेशा कुछ नहीं रहता है। हम लोगों का टीम का एटमॉस्फेयर यही रहता है कि हर टीम से वही माइंडसेट, वही एटीट्यूड, वही 100% देने का बात होती है हमेशा, और सब प्लेयर वही माइंडसेट से जाते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से खेल रहे हैं और कोई और टीम से खेल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा करने हैं, वैसे कुछ नहीं रहता। हम लोग वही सोचते हैं कि हर मैच 100% दे, तो वही माइंड में रहते हैं और हम लोग का बेसिक्स को फॉलो करते हैं और वही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है तिलक वर्मा, जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी करके भारत को एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंचा दिया है। इसके साथ ही साथ वो मान रहे हैं कि भारत जो है वो विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत का जो मध्यक्रम है और जो ओपनिंग ऑर्डर है वो बेहद मजबूत है, साथ ही साथ गेंदबाजी का जो मिश्रण है वो भी बहुत शानदार है। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। और क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड आमने सामने हैं, जिसमें नीदरलैंड्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मौद्रिकनीतीनां समीक्षायाः अनन्तरम् अद्य भारतीय रिजर्व बैंकेन कृतम् उद्घोषणं कुसीदमितौ नास्ति परिवर्तनम्। रेपोरेट् इत्येतत् प्रतिशतं 0.5% एव। भारतीय रिजर्व बैंकेन उक्तम् उच्चमहार्घतामितिः देशस्य आर्थिकस्थिरतायै सङ्कटरूपा भवेत्। प्रवर्तमाने वर्षे सकलगृहोत्पादविकासमितिः प्रतिशतं 0.5% एव अनुमीयते। नवदिल्ल्याम् अद्य वामपन्थोग्रवादमधिकृत्य महत्वपूर्णं समीक्षोपवेशनं केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां नक्सल समस्यया दुष्प्रभावितानि राज्यानि उपवेशने कुर्वन्ति सहभागिताम्। भाजपा दलेन पत्रकारवार्तायाम् आपदलम् आक्षिप्तम्। उक्तम् अन्ना हजारे वर्यस्य आन्दोलनात् उद्भूतस्य दलस्य वास्तविकं मुखं जनतायाः समक्षमागतम्। आपदलस्य चरित्रेण विज्ञापितं यत् भारतस्य लोकतन्त्रे नूतनप्रयोगः एषः घातरूपः अस्ति। शरद पवारस्य अजित पवारस्य वा कस्य अस्ति एनसीपी इति दलम् इति प्रकरणे अद्य निर्वाचनायोगः कुरुते वादश्रवणम्। दलस्य निर्वाचनचिह्नम् अवलम्ब्य पक्षद्वयम् अपि उपस्थापयिष्यति स्वीयपक्षम्। भाजपेति दलाध्यक्षः जेपी नड्डा तेलंगाना राज्यं प्राप्तवान्। अद्य दलस्य राज्यपरिषदः उपवेशने स्यात् सम्मिलितः। आगामि विधानसभा निर्वाचनमधिकृत्य रणनीतिनिर्माणे लग्नाः सन्ति तत्रत्याः पदाधिकारिणः। सिक्किम राज्ये प्राकृतिकापदः अनन्तरं साहाय्योद्धारकार्येषु तीव्रता। राज्यपालः सिंगताम इत्यत्र सहायता शिविराणि निरीक्षितवान्। तत्रैव मुख्यमन्त्री अपि आपत्स्थितेः समीक्षां कृतवान्। पर्यटकाः अधुना सिक्किम राज्यं प्रति न गन्तुं परामृष्टाः। दिल्ली मद्यनीति प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन आपदलीय सांसदस्य संजय सिंहस्य समीपवर्तिनः आलक्ष्य न्यायिकोपस्थितिपरः आदेशः प्रकाशितः। संजय सिंहस्य निकटवर्तिनौ सर्वेश मिश्रः, विवेकः त्यागी च प्रवर्तन निदेशालयेन परिपृष्टौ। व्हाइट हाउस परतया अग्रिमे मासे संयुक्तराज्यामेरिकायाः राष्ट्रपतेः जो बाइडेन इत्येतस्य चीनदेशीयस्य राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्यस्य च उपवेशनयोजनायां विचारः। सम्बन्धान् समीकर्तुं प्रयासाः भवितुम् अर्हन्ति। एशिया प्रतियोगितासु तावत् महिला रिकर्व दलेन कांस्यपदकमालक्षितम्। तत्रैव बांग्लादेशं पराजित्य अन्त्यचक्रं प्राप्नोत् भारतीयं दलम्। क्रिकेट विश्व चषक प्रतियोगितायाम् अद्य हैदराबादे पाकिस्तान नीदरलैंड्स दलयोः मध्ये भवेत् स्पर्धा। अभ्यासक्रीडासु पराजयस्य अनन्तरं जयम् अधिगन्तुं प्रयासरतं दलद्वयम् अपि।